जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय यानी सेट्स का हम लोग आज पहला लेक्चर देख रहे हैं और पहले लेक्चर में प्रश्नावली 1.4 शुरू करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को समुच्चयों का सम्मिलन, फिर समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और फिर इसके बाद हम लोग समुच्चयों का अंतर देखेंगे और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे। ये सारी चीज़ें शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी एकेडमिक क्लास हैं ये सभी एकेडमिक क्लास स्टार्ट हो गए हैं। क्लास 9th 10th 11 12 ये सभी क्लास शुरू हो गए हैं और जिसमें साइंस के बैच और इसके साथ साथ हम आपको बता दें साइंस आर्ट कॉमर्स ये तीनों बैच शुरू हो गए हैं और तीनों बैच चल रहे हैं। दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ लोग हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ हैं। इसी तरह से कॉमर्स के भी अलग अलग विशेषज्ञ हैं। तो इसलिए आप अगर चाहते हो कि वाराणसी की सर्वश्रेष्ठ टीम से पढ़ें और आप अपने लाइफ को बिल्कुल डिसेंट बनावें और फ्यूचर जो है आपका शानदार हो, तो आप जो है महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लीजिए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं लेक्चर 1 प्रश्नावली 1.4 और हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। तो इन सबको हम लोग पहले समझ लें कि समुच्चयों का सम्मिलन हम लोगों को देखना है। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन पहले हम देखेंगे। समुच्चयों का सम्मिलन, ये पहले हम आपको सूत्र फार्मूला बताते हैं। सूत्र फार्मूला समझ लीजिए, इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट, इसको कहा जाता है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है इसको आप ध्यान पूर्वक देखें। डिफिनीशन पहले समझ लीजिए कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या है। तो देखें, अगर दो समुच्चय आपको दिए गए हैं, पहला समुच्चय दूसरा समुच्चय, दोनों समुच्चय आपको अगर दिए गए हैं तो हम करते क्या है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समुच्चयों के समस्त अवयवों को ले लेते हैं। यानी दोनों समुच्चय में जो कॉमन होते हैं उनको भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उनको भी ले लेते हैं। तो ये समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है, यानी यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। क्योंकि यूनियन यू से शुरू होता है इसलिए हम यूनियन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और कोई दूसरा समुच्चय बी है, तो जब ए और बी का हमको सम्मिलन लेना होगा ना, तो इसको हम ए यूनियन बी लिखेंगे। ए यूनियन बी लिखते हैं, ए यूनियन बी, और पढ़ते भी हैं ए यूनियन बी, और ये होता है समुच्चयों का सम्मिलन। सपोज कीजिए कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए में आपको 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और समुच्चय बी में आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको 2 4 6 8 दिया हुआ है। अगर इन दोनों समुच्चयों का हमको यूनियन निकालना हो ना, तो देखें यूनियन निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको भी नोट कर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी नोट कर लेते हैं। देखिए दोनों में 1 कॉमन नहीं है, लेकिन इसको हम नोट कर लेंगे। दोनों में 2 कॉमन है तो इसको हम केवल एक बार लिखते हैं, याद रख रहिएगा। दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। अब इसके बाद जो है 3 हम नोट करेंगे,
फोर दोनों में कॉमन है, लेकिन जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो अकेले है उसको तो एक बार लिखेंगे ही। फिर ये हो गया आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो इस प्रकार ए यूनियन बी होता है। तो अगर आपको दो समुच्चयों का यूनियन निकालना हो यानी सम्मिलन निकालना हो तो ये सम्मिलन हम ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए आप सभी लोग? और अब इसके बाद हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ देखेंगे। ये पहले तो समुच्चयों का हम लोगों ने सम्मिलन देखा, अब इसके बाद हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ देखेंगे। सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसको हम कहा करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इसको कहते हैं। तो अब हम लोग देखें कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे निकाला जाता है। अच्छा, अगर सर्वनिष्ठ को हम लोग देखें तो सर्वनिष्ठ जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन देखिए इसमें होता ये है कि जैसे कोई समुच्चय ए है और फिर कोई दूसरा समुच्चय बी है, तो इसके इंटरसेक्शन को हम यू का उल्टा करके लिख देते हैं तो इंटरसेक्शन हो जाता है। और इंटरसेक्शन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, ध्यान से समझें। इसमें दोनों समुच्चय, समुच्चय ए और समुच्चय बी, दोनों समुच्चयों में जो कॉमन होता है हम उसको लेते हैं। तो अब जरा देखा जाए तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ये हुआ कि दोनों समुच्चयों के वे अवयव जो दोनों में कॉमन होते हैं, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होते हैं, जो दोनों में उपस्थित होते हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। तो ये इंटरसेक्शन कहलाता है। ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम पढ़ेंगे। और जरा देखा जाए कि ए और बी में क्या कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दो कॉमन है, तो देखिए हमने 2 लिख लिया। और फिर देखें 4 भी कॉमन है, तो हमने 4 लिख लिया। इसके अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब जब हम लोगों को इंटरसेक्शन निकालना होगा तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा केवल उसको लिखेंगे, और यूनियन में हम क्या करेंगे कि जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार से समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकाला जाता है। और अब हम लोग देख लें कि समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं। आप सभी लोग समझते जाएं, उतारते जाएं। ये इंटरसेक्शन क्लियर हो गया आप सबको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर कैसे निकाला जाता है, यानी हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। जानते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। तो समुच्चय ए में से समुच्चय बी को घटाएंगे तो हम a माइनस बी लिखेंगे। समुच्चय ए में से बी को घटाया जाएगा तो a माइनस बी लिखा जाएगा। और जरा देखें a माइनस बी कैसे निकाला जाता है, तो समुच्चय बी के जितने भी अवयव होते हैं उनको समुच्चय ए में से निकाल लिया जाता है। मतलब समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए में उपस्थित हैं उनको समुच्चय ए में से निकालने के बाद जो बचता है उसको नोट कर लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 और माइनस बी, बी में क्या है, तो बी में दिया हुआ है 2 4 6 8। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें तो बी के वे अवयव जो समुच्चय ए में उपस्थित हैं उनको हम हटाते हैं। तो देखिए 2 इसमें उपस्थित है, 2 को हटा देंगे।
फिर यहाँ पर 4 उपस्थित है, 4 को हटा देंगे। तो जो समुच्चय B के वे अवयव जो समुच्चय A में हैं उसको हम हटा देंगे तो A माइनस B निकल जाएगा। देखिए 2 4 को हम हटा देते हैं तो 1 3 5 हो जाएगा। अगर इसी तरह से B माइनस A करना होता, सपोज कीजिए कि A माइनस B न करके हमको B माइनस A करना होता, तो B माइनस A करना होगा तो पहले B के अवयवों को हम लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, B के अवयवों को लिख लेंगे और माइनस A के अवयव हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब समुच्चय A के वे अवयव जो समुच्चय B में हैं उनको हम हटा देंगे। तो देखिए 2 और 4 इसमें से हम हटा देंगे। 2 4 हटा दिए तो 2 4 हटाने के बाद देखिए क्या मिल रहा है, 6 और 8 मिल रहा है। तो इस प्रकार B माइनस A निकालना है। तो ये तीनों आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे तो प्रश्नावली हम लोग 1.4 शुरू करेंगे। तो यहाँ पर समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स, फिर समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, फिर समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको बताया गया। ये तीनों तरीके समझ गए आप सभी लोग? चलिए अब हम लोग इसके बाद आएंगे प्रश्नावली 1.4 पर। प्रश्नावली 1.4 शुरू किया जाए ना? चलिए बुक वगैरह आप लोग रखे हैं, बुक खोल लीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। और चूंकि ये पहला लेक्चर, इसके पहले जितनी भी चीजें थी वो काफी इजी थी, इसलिए उसका वीडियो नहीं बना है। और यहाँ प्रश्नावली 1.4 हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, हम यहाँ प्रश्न संख्या 1 बताने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1। आप सभी लोग बुक खोल लें और बुक खोल करके देखें और देख करके समझें। देखिए दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब यूनियन होता है, यूनियन ज्ञात करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है। तो इसमें फर्स्ट में आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू, जब पूछा जाए तो आप जवाब दीजिए। x इज इक्वल टू दिया है 1 3 5 और फिर y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3 और सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब तो यूनियन होता है, यूनियन ज्ञात करना है। तो x यूनियन y ज्ञात करना है। तो हमने बताया कि यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो देखा जाए 1 दोनों में कॉमन है तो उसको ले लेंगे। 2 देखिए जो कॉमन होता है उसको केवल एक बार लेते हैं, ये आप ध्यान में रखे रहिए। 2 कॉमन नहीं है लेकिन इसको ले लेंगे। 3 कॉमन है तो इस 3 को भी हम ले लेंगे और 5 कॉमन नहीं है तो इसको भी ले लेंगे। तो इस प्रकार x यूनियन y निकला। ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ आप सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आप समझते भी जाइए, उतारते जाइए हमारे साथ। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। a इज इक्वल टू AEIOU दिया हुआ है A में। और फिर देखें समुच्चय B में क्या दिया हुआ है। समुच्चय B में आपको ABC दिया हुआ है। और चलिए यहाँ पर हम लोगों को सम्मिलन निकालना है। सम्मिलन का मतलब यूनियन निकालना है। तो अब हम यहाँ A यूनियन B निकालेंगे। A और B का यूनियन निकालेंगे तो फिर देखें क्या हो जाएगा। यूनियन याद रखिए, जो कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी हम ले लेंगे। तो देखिए A दोनों में मौजूद है, A ले लिए। और B को ज़रा देखिए, B दोनों में मौजूद नहीं है लेकिन इसको भी ले लेंगे।
क्योंकि यूनियन में, सम्मिलन में जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर ई आई ओ यू हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। ये सेकेंड पार्ट भी आपको कंफर्म है? चलिए अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं थर्ड। तो थर्ड में देखते हैं कि क्या है। थर्ड में दिया हुआ है, अब चूंकि यहाँ पर जो समुच्चय दिया है वो समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, तो इसको पहले हम रोस्टर विधि में बदलेंगे और रोस्टर विधि में बदलने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, यक्स जो है एक प्राकृत संख्या है, और फिर दिया हुआ है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो इसका क्या मतलब? देखिए अब इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन वो 3 का गुणज होगी, यानी 3 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो यहाँ होगा। तो 3 का अगर हम 1 में गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, 2 में गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरह से हो जाएगा। क्योंकि ये नंबर तो कंप्लीट होगा नहीं, ये नंबर खत्म होगा नहीं। तो अब 3 के गुणज, ढेर सारे गुणज है, उसको हम नोट कर लेंगे। अब जरा देखें कि बी में क्या दिया हुआ है। तो बी में दिया गया है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो देखिए 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखिए नोट करते हैं। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगी? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 से कम है, तो 6 से कम है यानी 5 तक होगा। तो जो चीजें जो आपसे पूछा जाए उसका जवाब दिया करिए। तो देखिए ए में मिल गया 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन, और बी में मिला 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का हमको यूनियन लेना है, दोनों का यूनियन। तो दोनों के यूनियन में क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी लिख देंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिख देंगे। तो चलिए ये है 1 2 3 4 5, सबको नोट कर लिया जाता है यूनियन में, हमेशा ध्यान में रख के रहिएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर पहले 3 हो गया, 3 के बाद 4 5, अब इसके बाद 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन, इसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये इसका जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब जरा इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं कि इसके फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। यहाँ फोर्थ पार्ट में भी समुच्चय निर्माण विधि ही दिया हुआ है। देखिए a इज इक्वल टू आपको दिया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, यक्स एक प्राकृत संख्या, यक्स एक प्राकृत संख्या दिया हुआ है, और दिया है 1 इज लेस देन आर इक्वल टू, इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब हुआ, जरा इसका मतलब समझ लीजिए आप। यहां पर दिया हुआ है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 1 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इसका मतलब यक्स का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, फिर 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि यक्स के जगह पर हम 1 से लेकर के 6 तक की समस्त संख्याओं को हम लिख सकते हैं। तो चलिए a इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ही हुआ
कि यक्स का मान 1 के बराबर भी है और यहाँ दिया है 6 के बराबर है। इसका मतलब कि हम संख्याओं को 1 से लिखना शुरू करेंगे और 1 से लिखते हुए हम 6 तक पहुँच जाएंगे। तो ये ए रहा। अब इसके बाद देखें कि इसके बी में क्या दिया हुआ है। तो बी में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या, यक्स एक प्राकृत संख्या। और फिर दिया है 6 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 10 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यक्स का मान 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। देख रहे हैं ना, 6 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 10, यानी यक्स का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा हो जाएगा। तो अब इसका मतलब b की जो वैल्यू होगी वो देखिए 6 से बड़ा होगा, तो 6 से बड़ा होगा तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 से छोटा कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा 7, 8, 9 हो जाएगा। अब इसका हम लोगों को यूनियन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए यूनियन निकालने के लिए हम ऊपर का इरेज कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम इरेज कर देते हैं और देखें इन दोनों का हम यूनियन निकाल रहे हैं। दोनों के यूनियन में क्या मिल रहा है, तो देखें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए और बी का हम यूनियन निकाले, देखिए दोनों में क्या, दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी नोट कर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और फिर 6 और ये हो जाएगा 7 8 9। तो इस प्रकार अगर हमको यूनियन निकालना है इन दोनों का, तो इन दोनों का देखिए ए में 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है और बी में 7 8 9 दिया है। तो अगर कॉमन होता तो उसको भी नोट कर लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो जो कॉमन होगा उसको भी नोट कर लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, फोर्थ नहीं फिफ्थ पार्ट, फोर्थ तो हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखें a इज इक्वल टू आपको दिया है 1 2 3 और b इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5। 5 का मतलब क्या, रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। रिक्त समुच्चय हमने बताया था कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो अगर हम a और b का यूनियन लेंगे तो a और b के यूनियन में चूंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो अब यहाँ पर जो होगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार ए यूनियन बी निकल गया और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है यदि a इज इक्वल टू ए बी और b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए बी सी। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ए इज सबसेट ऑफ बी। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है और फिर कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले प्रश्न का जवाब दिया जाए, जब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होते हैं तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होता है। आप देखिए समुच्चय ए में जो दिया है ए बी दिया है और समुच्चय बी में जो दिया है वो ए बी सी दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय ए के दोनों अवयव समुच्चय बी में हैं, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी है। तो पूछा जा रहा है कि क्या ए सबसेट बी है, तो कह देंगे कि हाँ है। और फिर देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, ए और बी का यूनियन ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का अगर हम यूनियन ज्ञात करेंगे
तो यूनियन में जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो देखिए ए कॉमन है उसको ले लिए, दोनों में बी कॉमन है इसको भी ले लिए, सी कॉमन नहीं है लेकिन इसको ले लेंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पर ही आधारित क्वेश्चन नंबर 3 है। जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। हम यहीं पर आपको प्रश्न संख्या 3 बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। समझिए, ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का सबसेट है। तो पूछा जा रहा है कि तब ए यूनियन बी का मान कितना होगा। यानी तीसरा प्रश्न जो है दूसरे प्रश्न से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी का मान कितना होगा। तो देखिए हमने ए यूनियन बी की वैल्यू निकाली थी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू निकाली थी तो ए बी सी आया था। और ए बी सी क्या है, समुच्चय बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का हम यूनियन निकालेंगे तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी की वैल्यू बी के बराबर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको दे रहे हैं, यहाँ नोट कर दे रहे हैं, ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग घर से करके आएंगे सभी लोग। देखिए प्रश्न संख्या हम 4 भी यहाँ लिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 आप सभी लोग करके आएंगे और जिनको नहीं समझ में आएगा वो आकर के पूछेगा यहाँ। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ए में दिया हुआ है। फिर b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 6 दिया हुआ है। और फिर c में देखें यहाँ दिया हुआ है, c को नोट कर लेते हैं। C में दिया हुआ है 5 6 7 8 दिया हुआ है। और फिर D में ये जो है B है। और फिर D में आपको दिया हुआ है 7 8 9 10 7 8 9 10। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये तो ABCD की वैल्यू दिया है। तो आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम नोट कर दे रहे हैं, आप लोग इसको करके आएंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर सेकंड में देखें आपको ए यूनियन सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर थर्ड में आप देख लें, थर्ड में दिया है बी यूनियन सी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। फिर फोर्थ में अगर हम देखें तो फोर्थ में बी यूनियन डी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ये भी है, बी यूनियन डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर फिफ्थ में आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी आपको ज्ञात करना है। फिर सिक्स में अगर आप देखें तो सिक्स में आपको ए यूनियन बी यूनियन डी ज्ञात करना है। और फिर अगर हम नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट देखें तो सेवेंथ पार्ट में आपको बी यूनियन, देखिए बी यूनियन सी यूनियन डी ज्ञात करना है। तो अब इसको आप देखें, ए और बी का यूनियन निकालना है तो ए और बी के समस्त अवयवों को ले लेंगे। ए यूनियन सी निकालना है तो ए और सी के समस्त अवयवों को ले लेंगे। बी यूनियन सी निकालना है तो बी और सी के समस्त अवयवों को ले लेंगे। बी यूनियन डी है तो बी और डी के समस्त अवयवों को ले लेंगे, मतलब जो कॉमन होगा उसको भी ले लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी ले लेंगे। फिर यहां देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, तो जानते हैं क्या करेंगे, इन तीनों में जितने भी अवयव होंगे, ए बी सी तीनों में जितने भी अवयव होंगे, चाहे वो ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे सी में हो, उसको हम कॉपी कर लेंगे, सबको उतार लेंगे। इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन डी है तो यहाँ पर ए के जितने अवयव हैं, बी के जितने अवयव हैं, डी के जितने अवयव हैं, सबको उतार लेंगे। इसी तरह से आप देख रहे हैं या बी यूनियन सी यूनियन डी है तो इसको भी हम कर लेंगे। तो आप इसको कर डालेंगे आप सभी लोग ना।
तो अगर आप लोग भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि महामना इंस्टीट्यूट के बच्चों जैसे आप भी इंटेलिजेंट हो जाएं और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आए, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि महामना इंस्टीट्यूट की जो टीम है, यहाँ शिक्षकों की जो टीम है, यह टीम वाराणसी की सबसे अच्छी टीम है। और यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के 2 या 2 से अधिक 2-3 सर लोग हैं और सब लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो और बहुत अच्छा बोर्ड के एग्जाम में नंबर आवे, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो भी लाइक करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, वीडियो को आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यू आर मोस्ट वेलकम।